नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग कोल्ड वार से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उन संबंधित जो भी ट्रीटी हुए हैं, जो भी स्टेप्स लिए गए कोल्ड वार के समय, क्या क्या फेज रहा है कोल्ड वार का, उनके बारे में हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले कि कोल्ड वार क्या है। तो कोल्ड वार एक ऐसे वार को, इसका नाम वार है लेकिन इसमें कोई वार नहीं हुआ था। पहली बात तो ये एक ऐसा वार था जिसमें ना ही टैंक चले थे, ना ही तोप चले थे, ना ही मिसाइल चली थी, ना ही बम गिराए गए थे, लेकिन इसमें युद्ध डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन छोड़ के वो सभी चीज हुए थे, जैसे कि हॉस्टिलिटी। दो दो ब्लॉक थे, आइडियोलॉजी दो थी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म। एक एक जो था वो यूएसए के द्वारा लीड किया जा रहा था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को, और कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को यूएसएसआर के द्वारा लीड किया जा रहा था। तो ये दोनों जो आइडियोलॉजी थी आपस में, इन दोनों में टकराव था, हॉस्टिलिटी थी, दोनों में वार ऑफ वर्ड्स चल रहे थे दोनों में, लेकिन कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं था। यानी कोई गोली नहीं चली थी, कोई बम नहीं गिरे थे, कोई टैंक्स नहीं चले थे, ना ही कोई मिसाइल चली थी, लेकिन सभी काम हो गए थे। यानी डिप्लोमेटिक वार था एक प्रकार से। और कोल्ड वार का मेनली जो फेज है वो 1949 से 1969, 1949 से 1969 पहला फेज है कोल्ड वार का। दूसरा फेज जो है वो 1969 से 1979 तक चला, जिसे डेंटेटिव फेज भी कहते हैं, यानी वो विश्राम का समय था। दोनों पक्ष जो थे अपने आप को तैयार कर रहे थे। फिर थर्ड फेज जो है 1979 से 1989 जो है उसे न्यू कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोल्ड वार टर्म किसने क्वाइन किया। तो मेनली जो है कोल्ड वार टर्म और शुरू होता है 1946 से। कोल्ड वार टर्म को 1946 में आया था बरूच प्लान। बरूच प्लान क्या था, तो बरूच प्लान जो है वो अमेरिका के द्वारा प्रपोज किया गया था। बर्नार्ड बरूच थे अमेरिका के, तो उन्होंने इसे प्रपोज किया था। इस प्लान के अंतर्गत ये था कि अमेरिका और उसके एलाई वर्ल्ड में एटॉमिक न्यूक्लियर वीपन्स, जो एटॉमिक वीपन्स बन रहे थे, न्यूक्लियर आर्म एटॉमिक रेस चल रही थी, उसको रोकने के लिए ये प्लान प्रपोज किया गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है ना। इसमें इस प्लान में ये शामिल था कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड में जो भी देश न्यूक्लियर रेस में शामिल हो रहे हैं उनको रोकने के लिए और डिसआर्मामेंट कराएगा। उसके बाद अमेरिका अपना जो न्यूक्लियर आर्म्स है उसे भी छोड़ेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए यूएसआर ने प्रपोज किया ग्रोमाइको प्लान। ग्रोमाइको प्लान में ये था कि पहले अमेरिका अपना न्यूक्लियर बम खत्म करे, उसको नष्ट करे, उसके बाद जो दुनिया में अदर देश बना रहे हैं उनको रोका जाएगा। ठीक है ना। तो बरूच प्लान को काउंटर करने के लिए, बरूच प्लान जो यूएसए का प्लान था और ग्रोमाइको प्लान जो यूएसएसआर का प्लान था, तो 1946 में ये दोनों हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रूमन डॉक्ट्राइन। 1946 में यहाँ ट्रूमन डॉक्ट्राइन। ट्रूमन डॉक्ट्राइन क्या था, तो ट्रूमन डॉक्ट्राइन अमेरिका में, उसके पहले ट्रूमन डॉक्ट्राइन पहले चल रहा था मुनरो डॉक्ट्राइन। वहाँ के जो मुनरो डॉक्ट्राइन के अंतर्गत ये था कि अमेरिका वर्ल्ड के अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी अपना जो कैपेसिटी है वो डेवलपमेंट, अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देगा, वर्ल्ड में इनएक्टिव रहेगा। लेकिन इस चीज को बदल दिया ट्रूमन डॉक्ट्राइन। ट्रूमन का डॉक्ट्राइन फिलोसफी ये था कि नाउ अमेरिका विल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैटर्स ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। एंड ट्रूमन डॉक्ट्राइन का जो उसको फॉर्म में लागू करने के लिए उसे लाया गया मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था, तो मार्शल प्लान जो है वो यूरोपियन रिकवरी प्लान, जो वेस्टर्न और साउदर्न यूरोप, यानी पूरा यूरोप नहीं, वेस्टर्न और साउदर्न यूरोप के जो देश थे उनको कम्युनिज्म से बचाने के लिए और उनमें डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, लिबरल्स वैल्यू, जो अमेरिका का कैपिटलिज्म का वैल्यू है, उसे प्रमोट करने के लिए, उनके रिकवरी के लिए, इसे यूरोपियन रिकवरी प्लान भी कहा जाता है। तो लाया गया मार्शल प्लान। ठीक है ना। लगभग 13 बिलियन का ये पैकेज दिया गया था उन कंट्रीज को उस समय। तो मार्शल प्लान को काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर जो है उसने लाया मोल्टोव प्लान। मोल्टोव प्लान किसके लिए था, तो मोल्टोव प्लान मेनली जो है ईस्टर्न यूरोपियन नेशन, जो आज के डेट में आप देखते हैं पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन, हंगरी, ये सब जो देश हैं, तो ईस्टर्न यूरोपियन जो उस समय कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, यानी यूएसएसआर के साथ थे, तो उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए लाया गया मोल्टोव प्लान। तो मार्शल प्लान को काउंटर करने के लिए मोल्टोव प्लान, और ये दोनों आए थे 1946 में। उसके बाद 1947 में आपको पता है भारत का, इंडिया का पार्टीशन हो गया इंडिया पाकिस्तान के रूप में। और उसके बाद 1948 में बना इजराइल। इजराइल जो है यूएस पोजीशन इन मिडिल ईस्ट, यानी इजराइल का फॉर्मेशन हुआ 1948 में, और जिसके कारण जो है मिडिल ईस्ट में टेंशन शुरू हुआ, और आज भी टेंशन जो है अभी चल रहा है वर्तमान में। फिर 1949 में कोल्ड, ये सब कोल्ड वार का फेज है। फर्स्ट फेज चल रहा है कोल्ड वार का 1949 से 1969 में। इसमें आप देखते चलिए, जैसे इजराइल का फॉर्मेशन यानी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी, फिर उसके बाद 1949 में है इजराइल फॉर्मेशन के कारण ही अरब जीव वार शुरू हुआ। उसके बाद तो आगे हम लोग देखेंगे 1967 में योम किपुर वार हुआ, इजराइल अरब वार हुआ, ये सभी वार अभी चल रहा है, इजराइल गाजा वार। तो उसके बाद 1949 में फिर
ये कैपिटलिज्म की जीत हुई इजराइल के फॉर्मेशन के साथ मिडिल ईस्ट में। तो 1949 में कम्युनिज्म ऑफ चाइना, चाइना का कम्युनिज्म यानी चाइना में कम्युनिस्ट सरकार आ गई। वहाँ पर केएमटी पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें गृह युद्ध, जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी माओ जेडोंग के नेतृत्व में उभर कर चाइना में अपनी सरकार बनाई, मेनलैंड चाइना। और जो केएमटी पार्टी थी, जो नेशनलिस्ट चाइना पार्टी थी, वो ताइवान में भाग गई। यानी जो आज अभी आप देखते हैं ताइवान में, वो पार्टी जो केएमटी पार्टी थी। तो ये कम्युनिज्म की जीत हुई यहाँ पर 1949। फिर उसके बाद 1949 में ही बनाया गया नाटो। नाटो भी अभी न्यूज में है, रसिया और नाटो के बीच राइवलरी चल रहा है। तो क्यों राइवलरी चल रहा था? इसका कारण नाटो का फॉर्मेशन ही रसिया का राइवलरी। नाटो का फॉर्मेशन 1949 में कब हुआ? जब यूएसएसआर ने अपना न्यूक्लियर बम टेस्ट कर लिया। तो यूएसएसआर से निपटने के लिए, उससे डिफेंस के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की स्थापना की गई अमेरिका के द्वारा। और इसमें यूरोपियन नेशंस मेनली, आज लगभग 32 की 33 देश हो गए हैं। तो उसके बाद नाटो का फॉर्मेशन हुआ 1949 में यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए, कंटेनमेंट ऑफ यूएसएसआर। फिर उसके बाद क्योंकि 1949 में यूएसएसआर ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो 1949 में इसका नाटो की स्थापना हुई। फिर 1951 में हुआ अनजस ट्रीटी। अनजस मतलब ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए ट्रीटी। हालांकि ये नाटो जो ये बाइंडिंग है, यानी एक पे हमला सब पे हमला, सभी जाके रिस्पॉन्ड करेंगे। जबकि अनजस ट्रीटी जो ये भी कलेक्टिव सिक्योरिटी, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। हालांकि ये उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहा, लेकिन इसे अमेरिका ने बनाया था पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए, यानी पैसिफिक जो नेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। हालांकि ये अब इनइफेक्टिव है। अब इसके जगह एक ऑकस आ गया है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का। तो उसके बाद 1950 से 53 के बीच चला कोरियन पेनिनसुला में वार। कोरियन क्राइसिस चला, जिसमें इंडिया ने भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी उसको सॉल्व करने में। तो कोरियन क्राइसिस मेनली ये भी दो ब्लॉक के बीच, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि डिवीजन ऑफ कोरियन पेनिनसुला इन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म एंड साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी। So communism led to the division of the Korean communism and capitalism war, that is in the Cold War, led to a division of the Korean Peninsula. After that, US shifted the Cold War. Earlier, you see that Cold War was mainly fought in the regions of the Europe. These all the plans are happening in the European Unions, and so now the Cold War was started shifting in the Asian arena. Korean War is the first glimpse of the shiftation of Cold War in the Asian area. Now SEATO 1954 में US led Manila Pact signed साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो वाज साइन इन 1951, जिसमें कि पाकिस्तान, फिलीपींस के मनीला में साइन हुआ था। पाकिस्तान, फिलीपींस, ये सभी जो देश है साउथ ईस्ट एशिया के, वो सब शामिल हुए इसमें। और इसको इंडिया के खिलाफ यूज किया भी जाता था सीटो का। तो ये मनीला में साइन हुआ 19। इसका भी मेन यही पर्पज था कि कम्युनिज्म जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, क्योंकि चाइना 1949 में जब कम्युनिस्ट हो गया था, तो उसके बाद अमेरिका का डर था कि ये पूरे एशिया में कम्युनिज्म फैल जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ये हुआ सीटो। फिर उसके बाद उसी तरह जिस तरह ये साउथ ईस्ट एशिया में सीटो बनाया, तो अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट में है उसमें बनाया सेंटो, यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है, जिसमें तुर्की, इराक, पाकिस्तान याद रखिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दोनों में शामिल है, पाकिस्तान और यूएसए। तो ये सीटो और सेंटो बना। तो इन सबको काउंटर करने के लिए जो सीटो, सेंटो, नाटो ये सब बन रहा था यूएसए के द्वारा, तो उसको काउंटर करने के लिए 1955 में यूएसएसआर यानी जो सोवियत संघ है उसने लाया वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट का मेनली एम ये था कि वार्सा पैक्ट का मेन एम था ये था कि जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस है उसके साथ ही साथ जो भी दुनिया में देश है कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को मानने वाले, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट था। वार्सा पोलैंड में, वर्तमान में पोलैंड में है वार्सा, तो वहां पे साइन हुआ थे वार्सा पैक्ट, ठीक है ना। अब उसके बाद आप ये समझिए कि इसी से पता चलता है इन घटनाओं का ही अभी आप क्राइसिस जो देख रहे हैं, खासकर जो इजराइल का फॉर्मेशन यहाँ पर, अरब इजराइल वार, अभी जो इजराइल गाजा वार चल रहा है, या फिर रसिया यूक्रेन वार, उसका भी ये उस समय क्यों अभी ये चल रहा है। यूक्रेन जो पहले था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, यानी यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था। लेकिन वहाँ पर जो कलर रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद वहाँ पर अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जो गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद से ये क्राइसिस चल रहा है। तो फिर 1956 में जो है सुएज कैनाल क्राइसिस हुआ। सुएज कैनाल क्राइसिस जो है इसमें मेनली जो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, इन तीनों ने मिलकर सुएज कैनाल मतलब इजिप्ट पर हमला कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो इजिप्ट के वहाँ के जो थे अब्दुल नासिर
तो उन्होंने इसे नेशनलाइज कर दिया स्वेज कैनाल को, जिसके कारण अभी एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। अभी भी आप देख रहे हैं स्वेज कैनाल क्राइसिस जो अभी चल रहा है, वहाँ पे यमन के हाउती जो रिबेलियंस है वो स्वेज कैनाल से पास होने वाले शिप पे हमला कर रहे हैं, तो न्यूज में अभी भी है। तो स्वेज कैनाल क्राइसिस जो है ना, इससे लगभग 12% वर्ल्ड का ट्रेड होता है अभी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ, तो इसको करने के लिए इन लोगों ने हमला कर दिया, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने। हालांकि वर्ल्ड के प्रेशर में, खासकर नाम के प्रेशर में उनको अपना, और यूएन के प्रेशर में अपना एथी स्टेप वापस लेना पड़ा, और स्वेज कैनाल तो इजिप्ट के एथी में। फिर उसके बाद 1961 में हुआ बर्लिन का कंस्ट्रक्शन, बर्लिन वाल का कंस्ट्रक्शन। बर्लिन जो है, जैसे जर्मनी का तो बंटवारा ही हुआ था ईस्ट जर्मनी वेस्ट, उसके साथ ही साथ बर्लिन का भी बंटवारा हुआ था। जो बर्लिन शहर था उसका बंटवारा हुआ था 2 भाग में, तो उसको बीचा बीच बर्लिन शहर के वाल बनाया गया। एक हिस्सा यूएसएसआर के द्वारा और दूसरा जो है वो अमेरिका लेड जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है उनके साथ था। तो बर्लिन वाल बनाया गया, और ये बर्लिन वाल इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसी बर्लिन वाल के गिरने का हम लोग आगे देखेंगे कोल्ड वार की समाप्ति हुई थी। तो ये सब कोल्ड वार के फेज में चल रहा है। फिर 1961 में एक इम्पोर्टेंट जो घटना ये हुआ कि चाइना और यूएसएसआर में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और जो चाइना का बनने से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी स्ट्रांग हुई थी, वही 2 बिग जायंट जो थे चाइना और यूएसएसआर, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उस कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन ये था, 2 लीडर थे, एक थे मिखाइल ख्रुश्चेव थे, और ये थे माओ जेडोंग। तो इन लोगों के बीच आइडियोलॉजिकल सुपरमेसी के लिए लड़ाई होने लगा। दोनों सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, और माओ का ये मानना था कि यूएसएसआर जो है वो कमजोर कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ, ये जो 1961 में ये शुरू हुआ था, लगभग 1980 तक ये चला था, सीनो सोवियत रिफ्ट। तो माओ का ये मानना था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो गया, यानी कम्युनिज्म जो यूएसएसआर है वो कमजोर पड़ गया अमेरिका के आगे, तो इसलिए माओ को लगता था कि यूएसएसआर सही नहीं है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वर्ल्ड में लीड करने के लिए। तो ये सब कारण थे, प्लस बॉर्डर डिस्प्यूट भी था इन लोगों के बीच। फिर 1961 में हुआ नाम का फॉर्मेशन, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस है। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस है नाम का फॉर्मेशन हुआ, जो कि ना ही कम्युनिज्म को मानने वाला था, ना ही कैपिटलिज्म को मानने वाला था, बल्कि ये जो कॉलोनियल देश थे मेनली, जो अपने अभी हाल ही में इंडिपेंडेंस गेन किया था इन्होंने, तो इन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए आपस में मिलकर नाम बनाया, जिसमें इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, और उसके बाद यूगोस्लाविया जो ईस्ट वाली यूगोस्लाविया था, तो ये सब देश इसमें शामिल थे। फिर उसके बाद 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। ये कोल्ड वार का सबसे खतरनाक फेज माना जाता है, क्योंकि यही मात्र एक इंसिडेंट है कोल्ड वार का जिसमें जो 2 ब्लॉक थे, यूएसए और यूएसएसआर, वो आपस में आमने सामने आ गए थे, और लगा था कि अब न्यूक्लियर वार हो जाएगा, यानी वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वार के करीब दोनों आ गए थे। इसमें यह हुआ था कि यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दिए थे। यूएसएसआर क्यूबा जो है अमेरिका से, अमेरिका का फ्लोरिडा तट से उसकी बहुत नज़दीक है क्यूबा, तो इसलिए फ्लोरिडा तट की तरफ यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दिए थे। तो ये बाद में इसका डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो गया, और ये जो क्राइसिस है वो टल गया। उसके बाद 1962 आपको पता है इंडिया चाइना वार हुआ। तो 1961 में सीनो सोवियत रिफ्ट हुआ, 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ, और उसके बाद 1964 में जो हुआ पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी पीटीबीटी। ये पार्शियल टेस्ट बैन जो है मेनली न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए इसे साइन किया गया था। उसके बाद 1967 में फिर पीसफुल ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी जो हुआ। आउटर स्पेस के एक्सप्लोरेशन को पीसफुल तरीके से एक्सप्लोरेशन हो, उसका मिलिट्री यूज नहीं हो, इसको इसके लिए ये सब देखिए, ये जो है ना 1967 में धीरे धीरे डेंटेटे का फेज आ रहा है, यानी थोड़ा सा इन दोनों ब्लॉक के बीच कोऑपरेशन शुरू हो रहा है। इसलिए ये सब जो इंटरनेशनल ट्रीटी है जो सभी देश को फायदा पहुंचा, ये सब साइन हो रही है, क्योंकि अब कोल्ड वार का जो हाइट है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को सबसे हाइट कहा जाता है कोल्ड वार का, यानी सबसे चरम पर कोल्ड वार यहाँ पर था। उसके बाद टेंशन धीरे धीरे कम होने लगे कोल्ड वार में, तो इसीलिए इसको 1969 से 1979 तक डेंटेटे का फेज कहा जाता है, यानी जो हॉस्टिलिटी थी, जो टेंशन थे वो थोड़ा कम हो गए थे, और कुछ कोऑपरेशन हो रहा था दोनों ब्लॉक में, ठीक है ना। तो उसी कोऑपरेशन का नतीजा है कि पीटीबीटी साइन हुआ 1967 में। 1969 में एनपीटी साइन हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है ना। एनपीटी साइन, और मेनली ये इंडिया को टारगेट करके ही साइन हुआ था, क्योंकि इंडिया अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था उस समय। और 1974 में हम लोगों ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना परीक्षण भी किया था, हालांकि वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। तो 1969 में एनपीटी साइन हुआ, और इसमें अभी इंडिया आज भी एनपीटी साइन नहीं किया हुआ है, यानी एनपीटी का मेंबर इंडिया आज भी नहीं है। और उसके बाद 1971 में जो इंडिया पाक वार हुआ, जिसमें नया एक मतलब इतिहास के साथ साथ भूगोल भी बदल गया।
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ 1971 में, इंडिया पाक वार में। उसके बाद 1972 में जो है ये साल्ट ट्रीटी हुआ। साल्ट ट्रीटी जो मेनली है वो बायलैटरल ट्रीटी है यूएसए और यूएसएसआर के बीच। तो ये जो ट्रीटी है मेनली ये आर्म्स रिडक्शन को और आर्म्स रेस को कंट्रोल करने के लिए साइन किया गया था। फिर 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ। तो आप देखिए ये सब जो फेज है ये कॉपरेशन का फेज चला, इसे डेंटेटिव फेज कहते हैं, याद रखिएगा। 1969 से 1979 के बीच इसमें जो है दो जो सुपर पावर थे यूएसएस और यूएसएसआर, उनके बीच कॉपरेशन चल रहा था। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुआ, इसमें यह हुआ था कि मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उनको कंट्रोल किया जाए। दोनों देश जो अपने मिसाइल्स का स्टॉक पाइल हो रहा था, जो आर्म्स रेस चल रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटी साइन हुआ, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। फिर 1965 से 1973 तक वियतनाम वार हुआ, ठीक है ना। ये फिर राइवलरी शुरू हो गया जिससे न्यू कोल्ड वार कहा जाता है। 1969 के 1979 धीरे धीरे फिर राइवलरी शुरू होने लगा और उसे न्यू कोल्ड वार फिर कहा जाता है। 1973 में योम किपुर वार हुआ जो इसराइल और अरब देशों के बीच हुआ था। योम किपुर वार ये 1973 में हुआ। इसमें इसराइल ने अपना सीरिया, गोलान हाइट्स ये सब कब्जा कर लिया था। फिर 1973 में रीअप्रोचमेंट हुआ चाइना के साथ, यानी किसका, आप यहाँ देखिए चाइना यूएसएसआर का जो रिलेशन है 1961 से खराब होना शुरू हुआ और 1980 तक वो खराब के फेज के दौर से गुजरता रहा। इसी बीच अमेरिका ने, चाइना भले ही कम्युनिज्म था लेकिन उसे अपने पक्ष में लाने के लिए अप्रोचमेंट शुरू कर दिया था। और वो उसका जो फल है 1973 में मिला, जब उसके अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे निक्सन, उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर, जिनका अभी हाल ही में डेथ हुआ था, तो वो उनको सेक्रेटरी भेजा था पाकिस्तान के माध्यम से। वो चाइना से बात की और उन लोगों का पांडा डिप्लोमेसी शुरू हुआ एक, और चाइना और यूएसएसआर के बीच संबंध स्थापित हुए, और चाइना और यूएसए के बीच। और यूएसए ने चाइना को रिकॉग्नाइज भी किया। उसके पहले यूएसए चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ताइवान को रिकॉग्नाइज किया था। तो यूएसए ने चाइना को रिकॉग्नाइज भी किया। चाइना यूएन का परमानेंट मेंबर भी बना, यानी ताइवान की जगह चाइना ने सीट ली और चाइना यूएसए कॉपरेशन शुरू हुआ। 1975 में हेलेंस्की अकॉर्ड हुआ। हेलेंस्की अकॉर्ड जो मेनली ये यूरोप के जो देश थे, हेलेंस्की फिनलैंड में है, याद रखिएगा। तो हेलेंस्की अकॉर्ड जो है वो यूरोप के देशों ने मिलकर साइन किया कि जो रसिया से उनको जो खतरा था, तो रसिया से पीस और शांति की बात करने के लिए हेलेंस्की अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें मेनली डेनमार्क, फिनलैंड ये सब यूरोप के देश थे, कि वे लोग चाहते थे कि जो रसिया से जिनका बॉर्डर मेनली लगता था वो रसिया से पीस के लिए बात करते थे। तो ये थे हेलेंस्की अकॉर्ड। उसके बाद 1979 में रोनाल्ड रीगन जो है वो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने और उन्होंने कोल्ड वार फिर शुरू करा दिया, जिसको न्यू कोल्ड वार कहा जाता है। इसलिए 1979 में जिस साल रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट बने यूएसए के, तो उसे कहा जाता है कि स्टार्ट ऑफ न्यू कोल्ड वार फेज, ठीक है ना। उसके बाद 1983 में मेनली जो है यूएसएसआर और यूएसए के बीच वार ऑफ वर्ड्स चल रहे थे। दोनों देशों के बीच आर्टिकल्स दोनों देशों के एक दूसरे के खिलाफ लिखे जा रहे थे। और मेनली 1983 में रसिया ने क्या किया था कि कोरिया का एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को शूट कर दिया था। यूएसए के द्वारा ये मतलब लगाया जाता है आरोप जो कि रसिया ने जान किया था, हालांकि रसिया ने बताया कि वो नेग्लिजेंस में था। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने एक रसिया का जो प्रिजन ऑफ वार जाना है तो उनके एयरप्लेन को शूट कर दिया था। तो रसिया ये कह रहा है कि जान के किया गया है और यूक्रेन का मानना है कि वो गलती से हुआ है। तो सेम यही फेज था, कोरियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट को शूट कर दिया गया, इस कारण टेंशन से बढ़ गए। फिर उसके बाद 1985 में क्या हुआ ना कि रसिया में जो लीडरशिप है वो चेंज हुआ। मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वो रसिया के यूएसएसआर जो रसिया में यूएसएसआर जो है यूएसएसआर के जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने, वो यूएसएसआर का राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचोव। तो वो जो थे वो थोड़ा लिबरल थे, मॉडरेट थे, तो उन्होंने रिफॉर्म शुरू किया। उनके रिफॉर्म्स को दो नाम से जाना था, एक है ग्लासनोस्ट और दूसरा है पेरेस्ट्रोइका। ये जो मेनली है ना ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये यूरोपीय जो यूएसएसआर के जो कंट्रीज हैं, यानी जो या फिर यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में जो कंट्रीज हैं, उनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए। रिफॉर्म्स कैसे, तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लोगों को आज़ादी, फंडामेंटल राइट्स और उसके बाद अन्य राइट्स लोगों को प्रोवाइड किए गए। लिबरल्स है उनको छूट दी गई, ढील दी गई। जो कम्युनिज्म यूएसएसआर के स्टालिन और उसके बाद जो नेतृत्व में चल रहा था टाइट कंट्रोल, तो उसको रिफॉर्म किया गया, उसमें छूट दी गई, ढील दी गई। और उसका कारण ये हुआ कि बाद में अल्टीमेटली उनको पता है कि यूएसएसआर जाकर कई देशों में टूट गया। तो मेनली गोर्बाचोव उसके जनक माने जाते हैं। उनका दो पॉलिसी था, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। उसके बाद 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। इसमें मेनली 30 लोग मरे थे। और ये चेरनोबिल जो वर्तमान में ना
ये यूक्रेन में है, और ये वन ऑफ द रसिया मानी पूरे यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है ना। और इसमें न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया चेरनोबिल में, तो अभी वर्तमान में यूक्रेन में, जिसमें 30 लोग मरे थे। उसके बाद 1987 में रीगन जो प्रेसिडेंट है ना, और जो गोर्बाचोव जो यूएसआर के प्रेसिडेंट है, इन दोनों के बीच समझौता हुआ कि बर्लिन वाल जो है, जो बर्लिन वाल बना था आपको यहाँ पर 1961 में बर्लिन वाल बना था, उसको गिराने के लिए बातचीत हुई कि भाई बर्लिन वाल को हटाया जाए। दोनों जो बर्लिन के लोग हैं उनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बर्लिन जर्मनी के सभी लोग एक थे, हालांकि वो आइडियोलॉजिकल डिवाइड के चलते उनको बंटवारा किया गया था। तो इस कारण से इन दोनों में बातचीत हुआ कि बर्लिन वाल को गिराया जाए। उसके बाद 1988 में जो है फिर एक कॉन्फ्लिक्ट एशिया यानी मेनली जो मिडिल ईस्ट में वहाँ उड़ा, वो था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, और ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी चल रहा है। तो इसका हिस्ट्री यही पर ट्रेस होता है। 1988 में नगोर्नो कराबाख एक फॉरेस्टेड रीजन है, उस पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। और आपको पता है इसमें भारत ने भी आर्मेनिया को अपना आकाश सिस्टम मिसाइल भी दिया है, और आर्मेनिया को भारत आर्म्स के साथ सपोर्ट भी कर रहा है। तो अभी हाल में भी ये युद्ध चल रहा है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच नगोर्नो कराबाख के लिए। फिर 1989 में जो है वो सोवियत यूनियन का जो फोर्स थी ना, 1979 में कम्युनिस्ट शासक को प्रोटेक्ट, यानी जो अफगानिस्तान के शाह थे उस समय, वो यूएसएसआर से अटैच थे, क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो यूएसएसआर था उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता था। तो वहाँ पे उन शाह को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसएसआर ने अपने फोर्स भेजे थे 1979 में। तो उनको वो उनके खिलाफ अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था, जिस मुजाहिदीन को आज हम लोग तालिबान के नाम से जानते हैं। तो तालिबान अमेरिका के द्वारा ही सपोर्टेड, और उनके द्वारा ही पाकिस्तान में सारा फंडिंग होता था, और पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी किससे, तो जो यूएसएसआर थी उनके फोर्स से लड़ने के लिए। इन्होंने यूएसएसआर को बहुत नुकसान पहुंचाया, और जिसके कारण 1989 में सोवियत फोर्स विड्रॉ हो गई अफगानिस्तान से हेवी लॉस के बाद। और इसलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे यूएसएसआर भी हार के गया है। और आपको पता है कि अमेरिका भी अभी हाल में हार के, जब बाइडेन आए तो उन्होंने रिट्रीट हुआ 2020 में, अमेरिका भी हार कर अफगानिस्तान से वापस गया। तो इसलिए 1989 में सोवियत फोर्स जो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर गई। उसके बाद 1989 में ही जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे, जहाँ कम्युनिज्म का प्रभाव था, वेस्टर्न और साउदर्न यूरोप में कैपिटलिज्म का प्रभाव था, और ईस्टर्न यूरोपियन जो कम्युनिज्म का प्रभाव था, जो वार्सा पैक्ट के अंतर्गत शामिल भी थे, खासकर जो भी वर्तमान में आप देख रहे हैं पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन, ये सब जो देश हैं ये कम्युनिज्म के प्रभाव थे। ये सब जो है इन जगह नई नई शासन आई जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर्स को प्रमोट करने वाली थी, यानी कम्युनिज्म का जो है वहाँ पर खात्मा हो गया, पीपुल्स को राइट्स मिले और डेमोक्रेटिक ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ। तो ये जो स्थिति है ये दिखा रहा है कि यूएसआर का विघटन का ये प्रयास शुरू हो गया। आप देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, मेनली क्लासनोट ऑफ प्रेस्टोइका से यूएसएसआर के विघटन का प्रयास शुरू हो गया है, क्योंकि रिफॉर्म शुरू हो गए। उसके बाद बर्लिन वाल को गिराने की बात हुई रीगन गोर्बाचोव के बीच। फिर उसके बाद सोवियत फोर्स अफगानिस्तान से निकल आई। फिर उसके बाद कम्युनिज्म जो है वो ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म की कोलैप्स होना शुरू हो गया। और उसके बाद 1989 में बर्लिन वाल फाइनली अंततः जो है वो बर्लिन वाल गिरा दिया गया। तो बर्लिन वाल के गिरने के साथ ही कोल्ड वार का खात्मा माना जाता है। उसके बाद 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। यूएसएसआर का विघटन होकर लगभग 15 देश बने यूएसएसआर के विघटन के बाद। और उसके बाद 1989 में एक माल्टा भी समिट हुआ था। और माल्टा एक आइलैंड है यूएसए का, वहाँ पे एक यूएसए का शिप है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है सीनियर बुश, और रसिया का जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट है गोर्बाचोव, उनके बीच वार्ता हुआ। और ये माना जाता है कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ कि कोल्ड वार यहाँ से खत्म होता है। मैंने एक्सपर्ट मानते हैं, हालांकि ये कोई आधिकारिक नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही जो है कोल्ड वार खत्म। अच्छा, एक माल्टा ये समिट है, याद रखिए, एक माल्टा कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। वो उस समय जो चर्चिल थे ब्रिटेन के पास 1949 में, उस समय हुआ था ब्रिटेन और यूएसए के बीच में कि कैसे यूएसआर का मैंने यूएसएसआर का कंटेनमेंट के लिए, उसके लिए हुआ था। वो 1945 में होता है। ये वो माल्टा कॉन्फ्रेंस उसका नाम है, वो भी माल्टा में हुआ था, एक आइलैंड है। और ये भी माल्टा में माल्टा समिट हुआ। फिर 1990 में स्टार्ट 1 साइन हुआ। और उसके बाद कॉपरेशन यूएसएसआर के जगह पे उसका स्थान रसिया ने ले लिया। और उसके बाद वर्तमान में आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में अभी फिर रसिया और यूएसए के बीच कॉन्फ्लिक्ट चला है यूक्रेन को लेकर। तो ये हम लोगों ने देखा मेनली जो कोल्ड वार के समय इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन के लिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अदर इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करेंगे। थैंक यू।